नमस्कार। साल था 1942। भारतीय इतिहास का आप कह सकते हैं एक ऐसा निर्णायक मोड़ जब गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ने का एक अंतिम संकल्प लिया गया। ये थी अगस्त क्रांति, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और जानते हैं, जब इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैली ना, तो उसका सबसे जुझारू और धधकता हुआ केंद्र कौन बना? बिहार। तो चलिए आज बिहार के उसी विद्रोह और बलिदान की कहानी को समझते हैं। वो कहानी जिसने हमारी आजादी की लड़ाई की दिशा ही बदल कर रख दी। 8 अगस्त 1942, जगह थी बॉम्बे। महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया, एक छोटा सा मंत्र, करो या मरो। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत को एक बिल्कुल साफ संदेश था कि भाई अब बातचीत का समय खत्म हो गया है। ये आजादी के लिए भारत के आखिरी निर्णायक संघर्ष का बिगुल था। तो आज की इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे करो या मरो के उस निर्णायक आह्वान की, फिर चलेंगे पटना सचिवालय और जानेंगे वहां हुए उस ऐतिहासिक बलिदान के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये आंदोलन देखते ही देखते एक जन विद्रोह में तब्दील हो गया। फिर उन महिलाओं की भी भूमिका को समझेंगे जिन्होंने इस लड़ाई में लीड किया, और आखिर में इस आंदोलन की उस विरासत पर नजर डालेंगे जो सचमुच आग में तप कर बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, वो एक अंतिम आह्वान जिसने पूरे देश में क्रांति की एक ऐसी ज्वाला भड़का दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। उस वक्त ना घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। सोचिए, 8 अगस्त को बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होता है और 9 अगस्त की सुबह होते होते आंदोलन शुरू। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी पूरी तरह से तैयार बैठी थी। उन्होंने आंदोलन को सिर उठाने का मौका देने से पहले ही उसे कुचलने के लिए अपना दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। बिहार में क्या हुआ? पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे WG आर्चर। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। फिर श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। अब अंग्रेजों की सोच ये थी कि बड़े नेताओं को पकड़ लो, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन दमन का जवाब विद्रोह से मिला। बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने इस पूरी कार्रवाई के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये अपने आप में ब्रिटिश राज के सामने साहस का एक बहुत बड़ा कदम था। ब्रिटिश प्रशासन को लगा था कि टॉप लीडर्स को गिरफ्तार करके वो आंदोलन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे, लेकिन वो बहुत बहुत गलत थे। असल में ठीक यहीं से बिहार में आंदोलन के सबसे मार्मिक और निर्णायक अध्याय की शुरुआत होती है, सचिवालय पर बलिदान। तारीख थी 11 अगस्त 1942। ये एक ऐसी तारीख है जो बिहार के इतिहास में खून से लिखी गई है। हुआ ये कि छात्रों का एक जुलूस पटना सचिवालय की ओर बढ़ रहा था और उनका मकसद सिर्फ एक, ब्रिटिश सत्ता के सबसे बड़े गढ़ पर भारत का तिरंगा फहराना। सोचकर देखिए, सिर्फ 7 निहत्थे छात्र, और वो एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देने के लिए सबसे आगे बढ़े। इरादा फौलादी और हिम्मत ऐसी जिसे कोई झुका नहीं सकता। चलिए इन 7 अमर शहीदों को आज उनके नाम से याद करते हैं। सारण से थे उमाकांत सिन्हा, पटना से रामानंद सिंह, भागलपुर से सतीश प्रसाद झा, गया से जगतपति कुमार, भागलपुर से ही देवीपदा चौधरी, सारण से राजेंद्र सिंह और पटना से राम गोविंद सिंह। ये सभी बिहार के अलग अलग कोनों से आए थे, लेकिन मकसद एक था और भारत की आज़ादी के लिए एक साथ शहीद हुए। और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट WG आर्चर के हुक्म पर पुलिस ने उन निहत्थे छात्रों पर गोलियों की बौछार कर दी। 1-2 नहीं, कुल 13 से 14 राउंड गोलियां चलीं। ये एक निर्मम हत्याकांड था और कुछ नहीं। लेकिन अंग्रेजों को लगा था कि इस क्रूरता से आंदोलन दब जाएगा। हुआ ठीक इसका उल्टा। इन 7 शहीदों के बलिदान ने, आप कह सकते हैं, पूरे प्रांत में क्रांति की आग लगा दी। अगले ही दिन 12 अगस्त को पूरा का पूरा पटना शहर बंद था। एक ऐसी हड़ताल हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और अब ये आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं रह गया था, ये बन गया था आम लोगों का विद्रोह। सचिवालय की उस घटना के बाद बिहार की जनता ने कमान अपने हाथों में ले ली। वो खुद ही इस क्रांति की लीडर बन गई। पूरे बिहार में लोगों ने ब्रिटिश राज की मशीनरी को ठप्प करने का बीड़ा उठा लिया। और ये कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी,
नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति थी। जैसे रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। क्यों? ताकि अंग्रेजों का कम्युनिकेशन, उनका संपर्क टूट जाए। पुलिस स्टेशनों, पोस्ट ऑफिस और अदालतों पर हमले करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया। इस विद्रोह की ताकत का अंदाजा लगाना है तो सारण की ये घटना सुनिए। करीब 7,000 प्रदर्शनकारियों की एक भीड़, 7,000। उन्होंने कैप्टन मैकिन्टॉश और जेड वियर्ड जैसे अंग्रेज अफसरों को घेर लिया और उनसे उनके हथियार छीनकर उन्हें निहत्था कर दिया। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ गया में प्रदर्शनकारियों ने तो सीधे कलेक्ट्रेट पर ही धावा बोल दिया। वहां उन्होंने अंग्रेजों का झंडा, जिसे यूनियन जैक कहते थे, फाड़कर नीचे फेंका और उसकी जगह पर शान से अपना तिरंगा फहरा दिया। ये सिर्फ एक झंडा बदलना नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकों पर एक सीधी चोट थी। इस क्रांति में बलिदान देने वालों में सिर्फ जवान ही नहीं थे, बच्चे भी थे। कटिहार में एक 13 साल का लड़का था, ध्रुव कुंडू। वो एक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस को लीड कर रहा था जब पुलिस की गोली ने उसकी जान ले ली। सिर्फ 13 साल का। वो इस आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गया। अच्छा, जब खुलेआम हो रहे इस विद्रोह को इतनी बेरहमी से कुचला जाने लगा, तो फिर लड़ाई का तरीका भी बदला। जयप्रकाश नारायण जैसे कई बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने आजाद दस्ता बनाया। ये क्या था? ये एक सीक्रेट गुरिल्ला ग्रुप था, एक छापामार संगठन जो उत्तरी बिहार और नेपाल के तराई इलाकों से अंग्रेजों के खिलाफ अपना सशस्त्र संघर्ष चलाता रहा। अब इस पूरे जनविद्रोह की एक और बहुत खास बात थी, और वो थी महिलाओं की भूमिका। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर हमारे इतिहास में उतना महत्व नहीं दिया जाता। सोचिए, जब सारे बड़े पुरुष नेता जेल में बंद थे, तब बिहार की महिलाओं ने आगे आकर कमान संभाली और आंदोलन को जिंदा रखा। मिसाल के तौर पे सिवान की तारा रानी श्रीवास्तव के साहस की ये कहानी सुनिए। वो एक जुलूस को लीड कर रही थी जब पुलिस ने उनके पति को गोली मार दी। वो वहीं गिर पड़े, लेकिन तारा रानी वो टूटी नहीं। उन्होंने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, अपने पति के घाव पर पट्टी बांधी और फिर से जुलूस के आगे जाकर उसे लीड करना जारी रखा। कमाल का जज्बा था। और ऐसा नहीं है कि तारा रानी अकेली थी। पटना में जेपी की पत्नी प्रभावती देवी ने 200 से ज्यादा महिलाओं को महिला चरखा समिति के जरिए संगठित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी ने तो एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट रैली को लीड किया। और यही नहीं, छपरा में 14 साल की शारदा और 11 साल की सरस्वती, इन 2 बच्चियों को सिर्फ इसलिए बेरहमी से सजा दी गई क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था। तो चलिए, अब इस कहानी के अंतिम अध्याय पर चलते हैं और समझते हैं कि इस आग में तपकर आखिर क्या विरासत निकली और इसने भारत की आज़ादी पर अपना क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस आंदोलन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा किसी और से नहीं बल्कि खुद भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के शब्दों से मिलता है। उन्होंने लंदन जो रिपोर्ट भेजी उसमें साफ साफ लिखा कि 1857 के बाद ये सबसे गंभीर विद्रोह है। अब सोचिए, ये कौन कह रहा है? ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा अधिकारी। ये एक तरह से कबूलनामा था कि इस आंदोलन ने उनके साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो क्या ये आंदोलन असफल रहा? मशहूर इतिहासकार बिपिन चंद्र लिखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कोई असफलता नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक अग्नि परीक्षा थी, और इस अग्नि परीक्षा से तपकर पूर्ण स्वतंत्रता की एक ऐसी मजबूत, एक ऐसी एकीकृत मांग निकली जिसके बाद अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करते रहना नामुमकिन हो गया। तो अंत में एक सवाल हम सबके लिए है कि विद्रोह और बलिदान की इस महान विरासत को आखिर कैसे याद रखा जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अपने इतिहास से ही नहीं जोड़ता बल्कि उन अनगिनत गुमनाम नायकों के योगदान पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है।